नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज तारीख है 23 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, पीटी और मेंस दोनों के रिगार्डिंग में, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत से देखिएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि 27 जनवरी से जीएस के लिए नया ग्रुप जिसमें जीएस 1 और जीएस 2 कंप्लीट करवाया जाएगा। वो अगर आप जुड़ना चाहें आंसर राइटिंग के लिए, बिल्कुल जीएस 1 से शुरू होगा तो आप जुड़ सकते हैं। उसमें जीएस 1 के टॉपिक आपको मिलेंगे, उसी के अनुसार आंसर राइटिंग होगा। जीएस 2 का भी टॉपिक अनुसार ही आंसर राइटिंग होगा। पर डे मिनिमम एक सवाल रहता है, कभी कभी दो भी रहता है, और सवाल आपको डेली मिलेगा। डेली लिखेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो सही रहेगा। वो इवैल्यूएशन में थोड़ा आगे पीछे हो गया है आजकल में। पिछले एक वीक से तो मैं बीमार ही था, एक वीक से तो पूरा समय मेरा चला गया उधर ही। लेकिन इस वीक में 26 जनवरी तक में आपका सारा शेड्यूल समय से आ जाएगा। उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। देखिए आज का टॉपिक क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे ही। H1B वीज़ा को समझेंगे हम लोग, और धनौरी क्या है, ये धनौरी वेटलैंड है, इसको भी समझेंगे हम लोग, कहाँ पर है, क्यों चर्चा में है। क्वाड की बैठक हुई है वॉशिंगटन में, क्या है ये मामला। तो देखिए यहाँ पर है कि यूएस ब्रिंग्स अप इरेगुलर इमिग्रेशन को लेकर यूनाइटेड स्टेट जो है वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया है। किसको लेकर? इमिग्रेशन को लेकर। और ये सही भी है, उनके देश का भाई, उनके देश में कोई अगर अवैध तरीके से घुसता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी ही। जिस प्रकार से हमारे देश में अगर घुसपैठिए आते हैं तो हमारे लिए समस्या है, उसी प्रकार से उनके लिए भी है। और अमेरिका लोग क्यों नहीं जाना चाहेंगे, उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। सभी के लिए कुछ न कुछ वहाँ पर हासिल करना आसान होता है। और क्या क्या देखेंगे हम लोग? तो H1B वीज़ा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे, देखेंगे क्या है पूरा टॉपिक, क्यों रहता है चर्चा में और किस प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं। डेली ही न्यूज़पेपर में आपको H1B वीज़ा के बारे में देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कल रिजल्ट आने वाला था, शाम तक संभावित था, सभी जगहों पर यही था कि 70 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट कल ही आ जाएगा, 22 को ही आ जाएगा। अब आज संभावना है कि आज आ जाएगा, और अगर आज नहीं आता है तो फिर तो थोड़े दिन का गैप हो जाएगा, 26 तारीख के बाद ही फिर रिजल्ट आएगा। वैसे प्रबल संभावना है कि आज शाम तक 8 बजे तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए कल भी मैंने वीडियो के अंत में बोला था कि कभी कोई टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये रेगुलर पढ़ने वाले और कंसिस्टेंट लोगों का फील्ड होता है सिविल सर्विसेज। इसमें ऐसा नहीं होता है, T20 नहीं है ये टेस्ट क्रिकेट चलता है इसमें। बिल्कुल राहुल द्रविड़ और पुजारा वाला परफॉर्मेंस चाहिए होता है कि स्थिर होकर टिके रहना है बस, है ना। तो देखेंगे, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए कौन सा है टॉपिक? H1B वीज़ा कार्यक्रम। ये आपको इसलिए भी पता होना चाहिए। पहला चीज़ क्या है कि डेली एक तो न्यूज़पेपर में रहता है, डेली ही न्यूज़पेपर में है ये टॉपिक। दूसरा ये है कि इतनी ज़्यादा जब किसी चीज़ की चर्चा होती है तो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें कि H1B वीज़ा आखिरकार में है क्या, ये पता तो होना चाहिए ना। तो इसको देखते हैं ज़रा H1B वीज़ा के बारे में। H1B एक गैर अप्रवासीय वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और IT, उच्च कौशल और कम से कम स्नातक की डिग्री, मिनिमम बैचलर डिग्री जैसी विशिष्ट नौकरियों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने और रोज़गार देने की अनुमति देता है। ये उसी के लिए H1B वीज़ा दिया जाता है। ये सामान्य लोगों को नहीं दिया जाता। जैसे पर्यटन वीज़ा अलग होता है, H1B अलग होता है कि आपको वहाँ पर किसी कंपनी के द्वारा हायर किया गया है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि फेसबुक कंपनी आई भारत और उसने इतने करोड़ का पैकेज दिया किसी को। IIT में सुना होगा आपने कि 2 करोड़ का पैकेज लगा। क्या कर रहे हो? 2 करोड़ रुपए देकर दरअसल में एक व्यक्ति को भारत से बाहर ले जा रहे हैं, उसके बौद्धिक स्तर का उपयोग करेंगे अपनी कंपनी का लाभ कमाने के लिए, फिर उसी प्रोडक्ट को भारत में बेचा जाएगा। इसको कहा जाता है नव औपनिवेशवाद। पहले भी कंपनियां पैसे ले जाती थी भारत से बाहर, अब भी ले जाती हैं। अंतर क्या रह गया? अब तरीका दूसरा होता है। ब्रेन ड्रेन की भी समस्या ये कहलाती है। तो ब्रेन ड्रेन की समस्या को बढ़ाता है H1B वीज़ा जैसे कार्यक्रम। हालांकि लोगों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अगर यहाँ पर अच्छे इस तरह से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो दुनिया में कहीं पर भी जाके उनको जॉब करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, और है भी।
तभी तो इतने बड़े बड़े कंपनी के सीईओ अपने भारत से बनते हैं। वो सब कभी न कभी इस तरह के वीज़ा और अन्य वीज़ा के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट गए थे और आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। अगला क्या है कि इसे 1990 में अमेरिकी नियोक्ताओं को योग्य अमेरिकी श्रमिकों के अनुपलब्धता के समय कौशल की कमी, दरअसल में अमेरिका में कंपनियां ज़्यादा है, काम ज़्यादा है और उसकी तुलना में वहाँ पर श्रमिक और कुशल लोग, जो स्किल्ड लोग होते हैं, उनकी कमी महसूस की जाती है। इसी कारण से बाहर के देश जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, फिलीपींस हो गया, इस तरह के जो देश है, वियतनाम हो गया, विकासशील देश हैं जहाँ पर स्किल्ड लेबर काफ़ी अच्छे खासे संख्या में है, उनको H1B वीज़ा दिया जाता है। गैर अप्रवासी वीज़ा पर्यटन, व्यवसाय, कार्य, अध्ययन या चिकित्सा उपचार जैसे उद्देश्यों के लिए अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की अनुमति देता है। वीज़ा अवधि H1B वीज़ा अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है। इस अवधि के बाद वीज़ा धारक को या तो दूसरे H1B वीज़ा के लिए फिर से आवेदन करने से पहले कम से कम 12 महीने के लिए अमेरिका छोड़ना होगा या स्थायी निवासी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। और अगर उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो फिर क्या हो जाएगा कि वो अस्थायी निवासी हो जाएंगे वहाँ के, वो फिर वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। वार्षिक सीमा और छूट क्या है? वर्तमान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष 65,000 नए H1B वीज़ा की नियमित वार्षिक सीमा है। आपने सुना होगा कि ट्रंप ऐलान करते हैं कि मैं H1B वीज़ा में कटौती कर दूंगा। इसी 65,000 को 20,000 कर देंगे तो 40,000 45,000 लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। या फिर 65,000 को 85,000 कर देंगे तो 20,000 और लोग जा पाएंगे। यही क्या दिखाता है? ये चीज़ दिखाता है कि वहाँ की सरकार H1B वीज़ा को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो बोलते हैं कि अमेरिका में अमेरिकी लोगों को पहले जॉब मिलना चाहिए, उसके बाद बाहरी लोगों को मिलना चाहिए। अतिरिक्त 20,000 वीज़ा उन आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उससे अधिक की डिग्री है। निरंतर रोजगार चाहने वाले H1B वीज़ा धारकों और उच्च शिक्षण संस्थानों संबद्ध गैर लाभकारी संस्थाओं या सरकारी अनुसंधान संगठनों में रोजगार चाहने वाले लोगों की याचिकाएं कैप छूट के लिए प्राप्त होती हैं। ये इस कैप से बाहर के लोगों को भी दिया जा सकता है। भारतीयों के प्रभुत्व, भारत में जन्मे लोग सबसे बड़े लाभार्थी हैं। 2015 से प्रतिवर्ष स्वीकृत सभी H1 वीज़ा में 70% से अधिक जो है भारतीय लोगों के लिए जारी किया जाता है। ये भारतीय लोगों के लिए जारी किया जाता है, भारत के लोगों के लिए जारी किया जाता है। वहाँ पर भारतीयों की संख्या अमेरिका की पॉपुलेशन की 2% के आसपास पहुँचने की उम्मीद हो गई है कि अगले कुछ वर्षों में वहाँ पर करीब अमेरिका की आबादी का 2% आबादी भारतीय लोग ही हो जाएंगे। ये किसी भी देश के लिए कंसर्न हो सकता है कि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि अमेरिका जो है ये अप्रवासियों का देश ही रहा है। अमेरिकी मूल के जो लोग थे उनको तो बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया वहाँ से। अब तो वहाँ पर जो भी हैं वो सब बाहर से ही आए हुए अप्रवासी लोग ही हैं। ओके, भारत के बाद अमेरिका में दूसरे स्थान पर चीन के लोग हैं। 2018 से लगातार वो भी उनकी संख्या भी बढ़ रही है। अगला टॉपिक है धनौरी रामसर स्थल है। रामसर स्थल में इसका नाम नहीं है, इसके लिए आवेदन किया गया है। क्यों चर्चा में है ये? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के बीच में ये जगह है जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, कार्गो का भी होगा और यहाँ पर इंसानों की भी आवाजाही के लिए बनाया जा रहा है। दिल्ली में उसके बाद से 2 बड़े एयरपोर्ट हो जाएंगे, एक IGI हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट, जो कहाँ पर बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। ये यूपी से गवर्नमेंट, ये यूपी में आ जाएगा और IGI तो दिल्ली में पड़ता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये दिल्ली में पड़ता है। तो जेवर एयरपोर्ट के आसपास में ही ये जगह स्थित है जिसको क्या कहा था? धनौरी रामसर स्थल के लिए इसके पास में सभी की सभी क्राइटेरिया मौजूद है, बस इसका अप्लाई करना बाकी है। अभी भारत सरकार ने NGT ने आदेश दिया है किसको? तो यूपी गवर्नमेंट को कि आप इस स्थल का देखरेख करें और इसकी जानकारी हमें उपलब्ध करवाएं कि किस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है संरक्षण का। क्या इसको एयरपोर्ट वगैरह के कारण कोई खास नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है? क्योंकि ये पशु पक्षियों का बहुत ही बड़ा आवास है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये तो ग्रेटर नोएडा में स्थित धनौरी को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के लिए भूमि के लिए प्रस्तावित करने का भी विचार कर रही है। और साथ में साथ अभी NGT ने बोला है यूपी गवर्नमेंट को कि इसके बारे में हमें रिपोर्ट आप दीजिए। रामसर कन्वेंशन द्वारा यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो धनौरी को भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या? धनौरी ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक वेटलैंड साइट है, आर्द्र भूमि है, उसको रामसर स्थल में शामिल किया जा सकता है, अभी नहीं हुआ है। अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग?
जो मेन फोकस एरिया होगा इस टॉपिक का कि रामसर स्थल के रूप में किसी भी जगह को शामिल करने के लिए कौन कौन से मानदंड होने चाहिए, ये मानदंड आपको पता होना चाहिए। अगर कठिन सवाल बनाए जाते हैं तो आपको वहाँ पर इसको बताना पड़ेगा। अगर मेन से पूछा जाता है तो भी आपको बताना पड़ेगा। बिहार में कुछ दिन पहले ही रामसर स्थल एक घोषित किया गया, इस कारण से भी ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या है यहाँ पर क्या क्या पाया। सारस क्रेन की जैव भौगोलिक आबादी 1% से अधिक है। इस क्षेत्र 20,000 से अधिक जल पक्षी और अन्य प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। रामसर स्थल के रूप में नामित किए जाने के लिए मानदंड क्या क्या है, इसको जरा एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये पूछा गया है यूपीएससी 2020 के पीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है और भी उससे पहले भी पूछा गया है। यह एक उचित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक प्रकार के आर्द्रभूमि का प्रतिनिधित्व दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण हो। ये हो गया पहला क्राइटेरिया। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति या उनके लिए क्या करता हो, तो वहाँ पर इकोसिस्टम मौजूद हो, इकोलॉजी मौजूद हो और उसमें ये लोग रहते हों या उनके रहने की संभावनाएं हों। ओके, अगला कौन सा है, किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए बायोडाइवर्सिटी रखने के लिए महत्वपूर्ण हो। पौधों या पशु प्रजातियों की आबादी को अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता हो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता हो। यह पौधों और जानवरों की प्रजाति को उनके जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण स्तर पर समर्थन करता हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें आश्रय भी प्रदान करता हो, यानी कि आवास भी हो किसका, तो पौधे और पशु पक्षियों का। नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का आश्रय प्रदान करता है। यह नियमित रूप से जल पक्षियों की प्रजाति या उपप्रजाति के आबादी के 1% से अधिक को संपोषित भी करता है। यह देसी मछली की उपप्रजाति को भी धनौरी में क्या है, तो उनका आवास भी यहाँ पर पाया जाता है। तो धनौरी संपूर्ण रामसर स्थल के लिए जितने भी क्राइटेरिया हैं 9 के 9 उनमें से फुलफिल करता है अधिकांश को, इसलिए इसको माना जा रहा है कि रामसर स्थल के रूप में आने वाले समय में नामित किया जा सकता है। यहाँ से पीटी और मेंस दोनों में आपके सवाल बन सकते हैं। मेन से पूछा जा सकता है कि वेटलैंड किसी को घोषित करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होता है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। बिहार का वेटलैंड का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा, हाल फिलहाल में ही घोषित किया गया था। अगला टॉपिक जो है वो है क्वाड है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं कि क्या है। क्वाड के बारे में पता ही होगा, 4 देश हैं लोकतांत्रिक देश। जब भी बोलिए तो इसमें बोलिए लोकतांत्रिक। क्यों? क्योंकि इस संगठन का जो छिपा हुआ सबसे बड़ा मोटिव है वो यही है कि गैर लोकतांत्रिक देश जो चीन है उसको किस प्रकार से रणनीतिक रूप से टैकल किया जाए। 4 लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जापान है, यहाँ पर भारत है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ यूएस है। ये चारों मिलकर एक संगठन बनाते हैं, इसको कहा जाता है क्वाड। ठीक है। मालाबार अभ्यास का नाम सुना होगा, ये क्वाड से ही रिलेटेड है। मालाबार अभ्यास का नाम सुना होगा। क्वाड को अमेरिका ने चाहा कि हम एक सैन्य संगठन के रूप में इसको गठित करें, लेकिन भारत कभी भी, मैंने जब यूएस और भारत का रिलेशन पिछली बार आईआर के टॉपिक में पढ़ाया है, एक आईआर का लेक्चर लिया है, तो उसमें मैंने बताया था कि भारत कभी भी किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता है। क्वाड की बैठक हुई है, पहली बैठक हुई है अभी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पश्चात, वॉशिंगटन में ही बैठक हुई है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। ये अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं जिन्होंने इससे भाग लिया और ये इनका मंत्री बनने के पश्चात पहले ही बैठक थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है किसको, क्वाड को, अमेरिका के द्वारा। और अब माना जा रहा है कि क्वाड को आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा, जिसमें स्पेस से लेकर समुद्र की सुरक्षा और भी कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं। साथ में मिलकर हथियार बनाने से लेकर और भी कई सारे प्रयत्न किए जा सकते हैं। चूँकि चारों देश के कंसर्न एक ही है, वो है कि चीन से अपने समुद्री एरिया को बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए। अगली जो टॉपिक है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। क्यों है ये टॉपिक चर्चा में? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। 10 वर्ष पहले 22 जनवरी 2015 को, 2015 के 10 वर्ष हो गए गुरु, 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हरियाणा राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा राज्य से क्यों शुरुआत की गई थी? क्योंकि हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, 850-855 के आसपास में है। देखिएगा एक बार, यानी कि 150 करीब में लोग ऐसे होंगे जिनके लिए बेटियां उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तो ये हरियाणा का लिंगानुपात है। एक चीज़ और है इसमें, क्या है, 10 वर्ष पूरे हुए इसके उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बोला है
कि लिंग निर्धारण के जो अलग अलग नए नए तकनीक आ रहे हैं, जैसे भ्रूण के दौरान ही लिंग निर्धारण करने के पश्चात जो शिशुओं की हत्या कर दी जाती है, उसके लिए भी हम अलग अलग मानदंडों को तय कर रहे हैं। समाज का नीचता देखिए किस हद तक चला गया है कि एक बिना जान के छोटे से बच्चे का लिंग निर्धारण करने के बाद उसको मार देते हैं हम, और हम फिर बात क्या करते हैं, इंसानियत की, धर्मों की बात करते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि इससे ज़्यादा नीचता और क्या ही हो सकता है। देखिए ज़रा क्या है ये, इस योजना को ज़रा समझते हैं कि क्या है ये योजना। इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन और गिरते बाल लिंगानुपात को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो 2011 के प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी। बाकी के कहाँ गए भाई, बाकी के 82 कहाँ गई? उनको हमने मार दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हम इंसानों ने उनको पेट में ही मार दिया। नेचुरल जो सेक्स रेशियो होता है उसमें 1000 लड़कों पर 1000 से अधिक लड़कियां होती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नेचुरली लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन हम इंसान हैं, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसलिए बनाया ताकि इस तरह के कृत्य हम कर सकें, और उसको फिर अपने छुपा भी लेते हैं। किस चीज़ के आड़ में? तो अलग अलग रीति रिवाज धर्मों की आड़ में उसको छुपा भी लेते हैं। इसे जनवरी 2015 में दो मात्र सबसे मूल उद्देश्य क्यों था, क्या था इसका भाई, कहाँ पर शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था? सांकेतिक है सारी चीज़ें। हरियाणा में ही क्यों शुरू हुआ? इसका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों रखा गया? तो हर चीज़ के पीछे संकेत था। बचाने की ज़रूरत पड़ गई हमें, किसके लिए? तो उनकी संख्या को संतुलित करने के लिए। सड़क पर तो बाद में खतरा है उनको, पहले तो पेट में ही खतरा है, अपने ही घर के लोगों से खतरा है ना। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। सारे मंत्रालय का नाम इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि 10 वर्ष इसका पूरा हुआ है, आपसे ही पूछा जा सकता है परीक्षा में। यह कार्यक्रम देश के 405 जिलों में लागू किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या था? समझिएगा ज़रा। ये समाज के नैतिकता का जब पतन हो जाता है तब इस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार को लानी पड़ जाती है। सरकार ही दोषी नहीं होती हर चीज़ों में, हम इंसान, हम समाज जब निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हमें रोकने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं। लिंग आधारित चयन पर रोकथाम लगाना, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा, पहले उनका जीवन बचाओ। किनसे जीवन बचाओ? माँ बाप से, अपने परिवार के लोगों से। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बेटियों को किनसे बचाओ? अपने घर के सदस्यों से, माँ बाप से, परिवार के लोगों से बचाओ। उनको ज़िंदा रहने के लिए पहले बचाओ, फिर उनको ज़िंदा बच गए तो एजुकेशन दो। यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति उनकी जान लेने नहीं आ रहा है, यहाँ पर अपने ही घर के ही लोग जान ले रहे हैं, उनकी मार देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही था कि भाई रोकथाम हो, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बिल्कुल जिस प्रकार का स्वरूप है ना, मुझे लगता है हमेशा कि हम गलत चीज़ों को बहुत ही आडंबर के साथ ढक के पढ़ते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। जो जैसा है उसको वैसा ही रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। ये किससे? परिवार के लोगों से ही तो बचाने के लिए लाया गया है। इसमें कोई बाहरी तो नहीं आता है ना, बाहर तो उनको बाद में खतरा होगा ना, है ना। बाहर भी खतरा है, जन्म नहीं लिया तब भी खतरा है ना। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकार की रक्षा करना। कौन से अधिकार? जीवित रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये दो अधिकार चाहिए उनको। पहला क्या? जिंदा रहने दो मुझे, और दूसरा क्या? पढ़ने दो मुझे। ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 2015 में शुरू किया गया है, 2015 में शुरू किया गया है, 2025 है ये, 10 साल पहले की ही बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि सती के दौर में क्या होता होगा। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है। समाज की क्रूरता हमारे इर्द गिर्द ही होता है, हम उसको देखने में शायद भूल कर देते हैं। योजना का प्रदर्शन: जन्म के समय लिंगानुपात, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो 19-20 में 16 अंकों के सुधार के साथ 934 हो गया, जो कि कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। रूस एक ऐसा जगह है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। मऊ महत्वपूर्ण उदाहरण, मऊ का इसमें उदाहरण दिया गया, यहाँ पर 694 से 951 हो गया, 694 ओनली।
करनाल हरियाणा में 758 से 898 हो गया। महेंद्रगढ़ 14-15 में 791 से 919 हो गया। ये क्या है? तो रिपोर्ट कार्ड है कि सुधार हुआ है। स्वास्थ्य एएनसी पंजीकरण पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण में सुधार का रुझान 14-15 में 61% से बढ़कर 19-20 में 71% देखा गया है। यानी कि योजना अति आवश्यक योजना था, काफ़ी समय पहले ही इसको लाना चाहिए था। संस्थागत प्रसव में सुधार का प्रतिशत 14-15 में 87% से बढ़कर 94% तक हो गया। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या होता है? घर में किसी बच्चे का जन्म ना होकर कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जन्म होगा तो संस्थागत प्रसव कहलाता है कि भाई किसी संस्थान में हुआ है, उसका रिकॉर्ड रखना आसान होता है, बचाना आसान होता है वहाँ पर। ठीक है। 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे अभी तक इसलिए याद है क्योंकि इतना अजीबोगरीब आंकड़ा था कि क्या ही बताना। आज वीडियो अपलोड में थोड़ा सा देर होगा। इसमें था अनचाही लड़कियां पैदा हो रही हैं, अनचाही लड़कियां पैदा हो रही। भारत सरकार का है, ये सर्च करके देखिएगा। उस समय वी सुब्रमण्यम करके थे शायद हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र। क्या है इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये है कि भारत में लड़कों की चाह में लड़कियां पैदा हो रही हैं। किसकी चाह में? लड़कों की लड़कियां पैदा हो रही हैं। यानी कि बेटा नहीं हो रहा इसलिए 4-4 बेटियां हो गई। इसलिए भी कई सारे जगहों पर देखा गया कि भाई लिंगानुपात सही है। अनचाही लड़कियां इनको कहा जाता है। ठीक है। सकल नामांकन में सुधार हुआ है, यानी कि शिक्षा में भी सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, शौचालय भी बना है, मनोवृत्ति परिवर्तन हुआ है। सबसे ज़्यादा जरूरी था इसी का परिवर्तन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या भ्रूण हत्या के महत्वपूर्ण मुद्दे, लड़कियों के बीच शिक्षा कमी, जीवन चक्र निरंतरता, उनको अधिकार से वंचित करने पर ध्यान केंद्रित में सक्षम रही हैं। बेटी जन्मोत्सव प्रत्येक जिले में मनाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। अब तो सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं। ठीक है। किससे बचाना था इसमें? बेटी बचाओ। किससे बचाओ? अपने परिवार से, माँ बाप से, दादा दादी से, जो पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, उन्हीं से बचाने की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस योजना के 10 साल हो गए। कुछ अगर मेरी बातों का बुरा लग जाता है तो उसके लिए माफ़ी मैं पहले ही मांग लेता हूँ। मुझे लगता है कि खुल के बोलना चाहिए। जो जितना गंदा है उसको उसी गंदे स्वरूप में बोल देना चाहिए कि ये गलत है और किसने किया है वो किया है। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।